नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 32 32वें एपिसोड के सवालों को लिया था। आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम 32वें एपिसोड के जो सवाल रह गए थे उन्हें ले रहे हैं और फिर 33वें मतलब 33rd नंबर के एपिसोड के सवालों को भी लेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको इसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं और अनीशा जी मुझसे सवाल करती हैं कि सर, विषांश कुंडली में अगर शनि का स्थिति अच्छा हो, शनि का स्थिति यदि विषांश कुंडली में अच्छा हो लेकिन लग्न कुंडली में अगर वो मारक है तो क्या विषांश कुंडली में वो पॉजिटिव एनालिसिस में आता है? प्लीज बताएं। अनीशा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि विषांश कुंडली है क्या। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। विषांश कुंडली एक सूक्ष्म कुंडली है। इसी तरह की कई और सूक्ष्म कुंडलियां भी होती है। अब यहाँ पर अनीशा जी आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि कोई भी ग्रह जो लग्न कुंडली में खराब हो, मैं शनि की बात नहीं करूंगा या फिर सिर्फ विषांश कुंडली की बात नहीं करूंगा, मैं हर ग्रह की बात करूंगा, हर सूक्ष्म कुंडली की बात करूंगा। कोई भी ग्रह यदि लग्न कुंडली में कहीं खराब बैठा है लेकिन किसी भी सूक्ष्म कुंडली में, चाहे आप विषांश कह लें, चाहे दशमांश कह लें, चाहे नवमांश कह लें, उस कुंडली में यदि वो अच्छा आकर के बैठा है या फिर ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि उस कुंडली से रिलेटेड उसने अच्छे ही फल देने हैं तो वो अपने अच्छे ही फल देंगे। लग्न से उसका कोई मतलब नहीं कि वो लग्न कुंडली में कैसा है, खराब या अच्छा बैठा है। देखिए, सूक्ष्म कुंडलियां होती क्या है? सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को और सूक्ष्मता के साथ देखना। अब आपका जॉब जो है, आपकी नौकरी जो है, आपका व्यवसाय जो है, उसे अलग सूक्ष्मता के साथ हम देखेंगे। आपका अध्यात्म जो है उसे अलग सूक्ष्मता के साथ हम देखेंगे। आपके वैवाहिक जीवन को अलग, संतान को अलग। तो इन सब अलग अलग आपकी जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं इन्हें सूक्ष्मता के साथ हम देखें, उसके लिए सूक्ष्म कुंडलियों का एनालिसिस किया जाता है। अब आप सोचिए कि दशमांश कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा है, कोई ग्रह बहुत अच्छे फल दे रहा है, तो वो ये साबित कर रहा है कि आपका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन वही ग्रह नवमांश कुंडली में खराब जाकर के बैठा हुआ या खराब नवमांश कुंडली को बना रहा है तो वो ये साबित करेगा कि भाई काम काज तो अच्छा चल रहा है लेकिन उसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है। तो सूक्ष्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि बैठ करके कुछ अच्छा प्रॉमिस कर रहा है तो अच्छे ही फल देगा। दूसरी कुंडलियों से उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कायक जी मुझसे सवाल करते हैं, सर माय क्वेश्चन इज हाउ टू नो सडन डेथ, एक्सीडेंट्स एंड स्पॉट डेथ इन अ कुंडली, विच प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल? कायक जी, सबसे पहले तो आपसे ये कह दूं कि एग्जैक्टली डेट का जो एग्जैक्ट समय होता है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये एक कठिन या ये एक इम्पॉसिबल बात है, ये एक असंभव बात है, ऐसा नहीं है। किसी के भी सडन डेथ, अचानक से जो मृत्यु हो या अचानक से जो एक्सीडेंट हो या एट अ टाइम डेथ हो जाए, आप जो ये पूछ रहे हैं, ये निकालना, ये समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब ये है कि यदि मुझे किसी के एग्जैक्ट डेट निकालना है तो उसके लिए कई महीने भी मुझे लग सकते हैं। रोज गोचरों की मैं गणना करते रहूं, रोज हर रोज के गोचर देखूं, हर रोज की दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र देखूं। अब उस इंसान की जीवन, मान लीजिए कि 58 साल है, आज वो इंसान जो है वो 25 साल का है, तो आने वाले कुछ लगभग 30-35 साल का जो समय रहेगा उस समय मुझे रोज के एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सोचिए 30-35 साल के रोज के एनालिसिस करने में बैठूंगा तो कितना मुझे समय लगेगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये पहली बात तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, एक सिद्धांत ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि किसी इंसान की जो आयु है वो दीर्घायु है या फिर अल्पायु है। यदि आपको किसी इंसान में दीर्घायु योग दिखते हैं तो आप जो हैं वो डेथ की यदि बात करते हैं तो भूल ही जाइए, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उसे सडन या जल्दी से डेथ को। लेकिन यदि किसी इंसान की कुंडली में अल्पायु के योग बनते हुए नजर आते हैं तो फिर कुछ ग्रहों को देखना होता है, जैसे राहु भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, चंद्र भी हो सकते हैं, इसी के साथ साथ सूर्य भी,
सूर्य भी हो सकते हैं, लग्नेश भी हो सकते हैं, इन सारे ग्रहों को देखा जाना चाहिए। अब एक शब्द में मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। यदि एक शब्द में जवाब देना होता तो ये बहुत आसान चीज़ हो जाती, और आसान चीज़ यदि हो जाती तो आप सोचिए हर कोई एक शब्द एक लाइन पढ़ता और हर कोई अपना जीवन अपनी मृत्यु जान लेता। लेकिन ये जानना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है, कठिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको एस्ट्रोलॉजर बनना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको कई कुंडलियाँ देखना ही पड़ेगा, अपना जीवन एस्ट्रोलॉजी में डालना ही पड़ेगा। तब जाकर के आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कब मैं राहु, मंगल और चंद्र को एक साथ में देखूँ, कब कहाँ ये जाकर के बैठेंगे। तो कई तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर प्लैनेट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। जो दीर्घायु अल्पायु योग का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया उसे देख करके आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हालांकि फिर भी ये बहुत आसान नहीं है। कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही आपको इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। सामान्य एस्ट्रोलॉजर जो खुद को तथाकथित एस्ट्रोलॉजर जो है उनसे सलाह मत लीजिएगा भैया जन्म मृत्यु की, अदरवाइज वो लोग डराने का ही काम करेंगे। आपकी मृत्यु नहीं भी होना है तो कह देंगे आपके घर परिवार में आपके कभी ना कभी 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा, ये शांति कराओ, ये पूजा कराओ। कोई छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर से सलाह मत लीजिएगा। छोटे मोटे का मतलब मेरा ये है, कोई छोटा नहीं होता। छोटे मोटे का मतलब ये कि जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में आकर के पाखंड फैलाने का काम करते हैं, उन्हें मैं छोटा कह रहा हूँ। नॉर्मली जो सच्चे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भले ही एक 10 बाय 10 के कमरे में बैठे रहें, वो छोटे नहीं हुए, वो भी बड़े हो सकते हैं। चलिए, इनके बाद वोना पटेल जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते वोना जी। कैन यू प्लीज सजेस्ट सम साइट्स और ऑनलाइन शॉप्स दैट सेल लैब सर्टिफाइड मोती? डू यू सेल जेमस्टोन और रिकमेंड एनी रिलायबल सोर्स? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोती, विच वन इज बेस्ट, बजट फ्रेंडली दैट यू रिकमेंड? वोना जी मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी साइट का, ऐसी वेबसाइट का, ऐसी ऐप का कोई सलाह दूं जिसके थ्रू आप लोग जेमस्टोन, इन्होंने मोती की बात की लेकिन और ओवरऑल जेमस्टोन आप लोग खरीद सकें। वोना जी ऐसी कोई साइट, ऐसी कोई ऐप की मैं सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मेरा किसी के साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा विश्वसनीय ताल्लुकात नहीं है कि मैं कह दूं कि जाइए उससे ले लीजिए वो बहुत अच्छा ही देगा। जान पहचान है लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी की कि हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, जो मुझे कुंडली भी दिखाते हैं, उनसे भी मैं पहले नंबर पर तो यही कहता हूँ कि देखिए, आप पहले तो अपने आसपास देखिए, जानिए, कोई आसपास आपके प्रतिष्ठित या फिर आपके जान पहचान में या फिर आपके विश्वसनीय कोई ऐसे पंडित जी हो या फिर एस्ट्रोलॉजर हो या फिर जेमस्टोन स्पेशलिस्ट हो जिनसे आप ले सकते हैं, तो उन पर विश्वास आप कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप हार जाते हैं, यदि आपको कोई नहीं मिलता है फाइनली, फिर आपने जैसे बोला ना डू यू सेल जेमस्टोन, तो हाँ मेरा खुद का शॉप है, आई एम एस्ट्रोलॉजर, मेरा खुद का शॉप है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। लेकिन पहले देख लीजिए, यदि आप हार जाते हैं, सब ढूंढ करके थक जाते हैं, तो फाइनली आई एम अवेलेबल, आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको जेमस्टोन दिलवा सकता हूँ। ठीक है, इनके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये जो प्रश्न है ये है दीपक जी का। दीपक जी कहते हैं सर राम राम। राम राम दीपक जी। सर लग्न और राशिश में राशिश मृत हो तो चंद्रमा जिस नंबर के साथ हो वो ग्रह, और लग्न और राशि शत्रु हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, दीपक जी ये कहना चाह रहे हैं कि लग्न और राशि, राशिश मतलब कि जिस राशि में चंद्र बैठे उस राशि के स्वामी, उदाहरण के तौर पर 5 नंबर के साथ चंद्र बैठे, ये सिंह राशि है, लेकिन सिंह राशि के स्वामी तो सूर्य हैं, तो सूर्य यदि मृत हो और लग्न भी मृत हो, और लग्नेश और जो सूर्य है या फिर राशि का स्वामी है, यदि वो एक दूसरे के शत्रु हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुंडली देखिए, राशि जो है, राशि का स्वामी जो है, क्या वो कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है? उदाहरण के तौर पर लग्न बनता है यहाँ पर मकर लग्न, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, यदि मकर लग्न की कुंडली बनी और राशि के स्वामी बने सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य का मृत होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अति मारक ग्रह है। मारक ग्रह यदि मृत है, मारक ग्रह यदि पावरफुल नहीं है, मारक ग्रह यदि आपको कोई फल देने के काबिल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अदरवाइज वो काबिल होते तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा खराब फल दे सकते थे।
तो पहले तो ये देखिए कि मारक है या कारक है राशिश। यदि मारक है तो बहुत अच्छी बात है, वो मृत है। कारक है तो बहुत खराब बात है, वो मृत है। और कारक होकर के कहीं अच्छे भाव में बैठे तो बहुत ही खराब बात है, वो मृत है। उनका स्टोन पहन लेना चाहिए, उनको और पावर देना चाहिए यदि कोई अच्छे भाव में आकर के कारक ग्रह बैठे हुए हैं तो। और मारक ग्रह है तो वो मृत है तो उन्हें मृत ही रहने दीजिए। रही बात कि लग्नेश और राशिश, मतलब कि राशि के स्वामी जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु हो तो क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंसान डिलेमा, दुविधा में होता है, चिंता तनाव में होता है। उसका जो मन होता है ना, वो कभी कभी दो बातें सोचता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, नहीं यार मुझे ये करना चाहिए, नहीं यार एट अ टाइम मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह की दो दुविधाएं होती है, लेकिन ये बहुत कम देखी गई है। 100 लोगों की कुंडली देखें, 100 लोगों में यदि लग्नेश और राशिश, राशि का स्वामी यदि शत्रु हैं तो 30-40 लोगों में ये डिलेमा का स्थिति बनता है। बाकी के 60 लोगों में, लगभग 60-70 लोगों में डिलेमा का स्थिति नहीं बनता। इसके बाद विजय धीमान जी से सवाल करते हैं, शनि अगर कुंभ राशि में 8वें भाव में हो और लग्नपति चंद्र 9th हाउस में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा या फिर नहीं? देखिए, आपने मेरा विपरीत राशियों का वीडियो देखा है शायद से। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाकर के देख लें, वो समझ लें कि विपरीत राजयोग क्या होता है। विजय जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए, क्या चंद्रमा प्रबल है, चंद्रमा अस्त तो नहीं है। यदि चंद्रमा प्रबल है, यदि चंद्रमा अस्त नहीं है तो बहुत अच्छे फल देंगे शनिदेव। कुंभ राशि में बैठे हैं, ये 7वें भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं, और 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में आया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो कोई समस्या नहीं है, विपरीत राज्यों का निर्माण होगा। चंद्रमा की स्थिति को देख लीजिए, चंद्रमा प्रबल होना चाहिए, चंद्रमा के पास डिग्री होना चाहिए, चंद्रमा के पास बल होना चाहिए। नहीं बल होता है, डिग्री वाइज कमजोर होते हैं तो विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। नीलम शुक्ला जी हमसे सवाल करती हैं, अगर हम किसी को ग्रह संबंधित दान देते हैं तो क्या दान लेने वाले व्यक्ति को ग्रह पीड़ित करेगा क्या, क्योंकि उसने हमारा दान लिया है? बहुत अच्छा सवाल है नीलम जी। कई लोग दान लेने से कतराते हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि आप किसी को दान देते हैं तो उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। आपका दान देने का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी खराब चीज किसी को दी। दान देने का मतलब ये है कि जिस ग्रह की आप में अधिकता है और वो ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं है, उस ग्रह को आप कम करना चाह रहे हैं, तो गलत वे में इसको मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जरूरतमंद को दान कीजिए। जरूरतमंद जो है वो उसको ले करके उसको 100% उसको फायदा ही होगा, और एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप उसे दे सकते हैं दान, उससे उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई परेशानी नहीं होने वाली। स्मिता कुलकर्णी जी मुझसे सवाल करती, नमस्ते सर, अगर मारक ग्रह लग्न में बैठ गया तो क्या उसके कलर का कपड़ा कभी भी पहनना नहीं चाहिए क्या? उदाहरण के तौर पर कर्क लग्न में बुध मारक होता है, तो अगर प्रथम भाव में आकर बैठ गया तो हरे रंग का कपड़ा वर्जित करना चाहिए। हाँ स्मिता जी, ऐसा है कि यदि कोई मारक ग्रह कुंडली का है और वो आपको यदि खराब फल दे रहा है या उसकी दशा चल रही है और ऑब्वियसली खराब फल दे रही है, तो ऑब्वियसली उसके जो कलर्स हैं उसको त्याग करना चाहिए खाने पीने पहनने में। तो आपने सही कहा कि कर्क लग्न की कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह है, सही बात है। और यदि महादशा चल रही है, यदि बुध यहाँ पर प्रबल होकर के भी बैठे हैं, तो जरूर से इनके कलर्स का, इनके रंगों का त्याग आपको करना चाहिए, हरे कलर का त्याग। कुणाल पांडे जी मुझसे सवाल करते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते कुणाल जी, अगर शनि नीच होकर 8वें भाव में है और विपरीत राजयोग बना रहा है तो क्या शनि शुभ फल देगा या खराब? नीच राशि स्थित कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बना सकता, तो विपरीत राजयोग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नीच राशि हो गया, वो खराब हो गया। भले ही कैसी भी स्थितियों का वो निर्माण कर रहा हो, किसी भी तरह की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, लेकिन नीच राशि विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं कर पाएगा। प्रीति मिश्रा जी ये मुझसे कहती है, सर लगन कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में अगर 7th लॉर्ड 6th हाउस में हो तो क्या फल होता है? देखिए, सामान्यतः ये होता है कि 6वां भाव जो है वो शत्रु का स्थान है, और 7वां स्थान जो है, चाहे लग्न कुंडली चाहे नवमांश, वो है आपके पति या पत्नी का स्थान।
तो पति या पत्नी के स्थान, पति या पत्नी का मालिक को उठा करके यदि शत्रु स्थान पर रखा है तो अधिकतर ये देखने में आता है कि ग्रह यदि प्रबल है तो पति या पत्नी शत्रु हो सकते हैं। शत्रु हो सकते का मतलब ये कि कभी कभार उनमें नहीं बनती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी कभी धोखा दे सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ये भी तो शत्रुता है ना, पति पत्नी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना। और फिर कभी कभी डाइवोर्स की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन ज्यादा हद तक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैवाहिक जीवन खराब हो जाए, इस चीज का जो अंदाजा है या फिर इस चीज का जो परिणाम है वो तभी देखने को या वो तभी जानने को आपको मिल सकता है जब आप कुंडली मिलान कर लें। यदि कुंडली मिलान करके आप शादी करते हैं, अच्छे से कुंडली मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होगा, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ऐसे शत्रुता की जो मैंने बात की वो नहीं होने वाला। तो कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स होगा। कुंडली नहीं मिलती है तो 100% डाइवोर्स के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में इतने ही सवालों को लिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।